माता दी सभी को, जय माता दी सभी को, राधे राधे। आज पढ़ेंगे हिंदी साहित्य संवेदनक विकास, राम स्वरूप चतुर्वेदी के बुक से। बिसलदेव रासो में पर्षक रूप से गौरी का नंदन पंदा पाट का 12 बरस की कान जमाइनु तीन सु हिमालय माही गिलाऊ परदल को। पृथ्वी रासो से कुछ उदाहरण इस प्रकार है। कदली का पान भुअंडन ते सरोह साधई तिन के प्रसंगा रिप कयो सवद रव के रत अंग सऊ चंदन लावहि बाह सान की मई मन मई भई जियन पर रूठव। इस प्रसंग में माता प्रसाद गुप्त ने अपने संस्करण की भूमिका में लिखा है। इस प्रसंग में माता प्रसाद गुप्त ने अपने संस्करण की भूमिका में पृथ्वी रासो के संबंध में नामवर सिंह का मतलब इस प्रकार प्रस्तुत किया है। पर्षकों की दृष्टि से रासो अपभ्रंश तथा अवहट दोनों की अपेक्षा समृद्ध है। कृतकरण पर्षक में अथवा ने को छोड़कर प्राय से सभी पर्षक किसी न किसी रूप में यहाँ मिलते हैं। इस प्रकार यहाँ आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के रूप में हिंदी के विकास की भाषिक प्रक्रिया पूरी तरह से निष्पन्न हो जाती है। संस्कृत की तुलना में हिंदी एक सरल विश्लिष्ट भाषा के रूप में हमारे सामने आती है। आदिकाल की विचारणी सामग्री के रूप में एक महत्वपूर्ण तत्व है। अमीर खुसरो हिंदी कृतित्व का पर यह सामग्री भाषा संवेदना की दृष्टि से जितनी महत्वपूर्ण है, पाठ की प्रामाणिकता जैसे उतने ही समृद्ध। पटियाली जिला एटा यूपी उत्तर प्रदेश में 1253 में ईस्वी में जन्मे अमीर खुसरो के शिष्ट काव्य रचना फारसी में की जो अपने प्रामाणिक रूप से सुलभ है। तब नवोदित हिंदवी में लोक शैली की रचना है, इसलिए उसका कोई व्यवस्थित और स्थिर रूप प्राप्त नहीं होता। खुसरो के समय उत्तर भारत में संगीत की भाषा ब्रज थी, सो उन्होंने ब्रज भाषा में गीतों और कव्वालियों की रचना की जो संगीत परंपरा में पीढ़ी दर पीढ़ी प्रचलित और सुरक्षित है। दिल्ली मेरठ की चलती खड़ी बोली में उन्होंने लोक रंजन के लिए कुछ दोहे मुकरियाँ और पहेलियाँ कही जो मौखिक रूप से लोक रुचि के अनुसार बदलती घटती बढ़ती चली आई हैं। परिशिष्ट काव्य की रचना दरबार की भाषा फारसी में ही की, जिससे कई राज्यकालों में वे बराबर जुड़े रहे और यह साहित्य पूरे व्यवस्थित रूप से सुरक्षित और संरक्षित है। यो खड़ी बोली क्षेत्र कई राज्यकालों में वे बराबर जुड़े रहे और यह साहित्य पूरे व्यवस्थित रूप से सुरक्षित और संरक्षित है। यो खड़ी बोली क्षेत्र में उस समय क्या घटित हो रहा था, इस जिज्ञासा का एक संक्षिप्त उत्तर खुसरो के इस बहुरूपी कृतित्व से मिल जाता है। खुसरो के व्यक्तित्व में से एक महत्वपूर्ण तथ्य उजागर होता है। हिंदी का चरित्र एकदम आरंभ से ही असांप्रदायिक रहा है। वह सामासिक संस्कृत की सच्ची रचना है। हिंदू मुसलमानों को यहाँ सीधा द्वंद्व हिंदी कवि ने चित्रित किया है और वहाँ भी वीरों का युद्ध है। किसी एक पक्ष के प्रति घृणा या द्वेष उत्पन्न करने का प्रसंग नहीं, चाहे वह चंद्रबरदाई कृत पृथ्वी रासो हो या कि मलिक मोहम्मद जायसी कृत रचित पद्मावत। खुसरो के यहाँ तो साहित्य और संगीत की जरूरतें एक दूसरे में घुल मिल गई हैं। अरस्तु ने संगीत को समाज के लिए उपादेय माना है क्योंकि वह धार्मिक उत्तेजनाओं को शामित करता है और कविता को वह वांछनीय मानता है क्योंकि उसकी दृष्टि से कविता वासनाओं को परिष्कृत करती है। एक बार फिर से देख ले। अरस्तु ने संगीत को समाज के लिए उपादेय माना है क्योंकि वह धार्मिक उत्तेजनाओं को शमित करता है और कविता को वांछनीय मानता है क्योंकि उसकी दृष्टि से कविता वासनाओं को परिष्कृत करती है। खुसरो ने दोनों को मिला दिया है, साहित्य को और संगीत को, और इसलिए हिंदू को तुरक को। यह दृष्टि के हिंदी सिद्धोनाथों से आरंभ अद्वितीय रहस्य परंपरा से सीधे जुड़ी हुई है। रासो काव्य मूलतः रस कथाएं हैं। वीर या किसी अन्य एक रस से अनिवार्यता संबंध नहीं है। पृथ्वी रासो के समापन में चंद कहता है, देख लेते हैं।
रासो असंभु नवरस सरस छंद चंद क्यू आमी सम श्रृंगार श्रृंगार विकरुणा विभक्ष भय अद्भुत संत सम। रासों के इन एकदम अंतिम पंक्तियों में कवि ने अपने कृतित्व को केवल नवरस कहा कर संतोष नहीं कर लिया, वरन सभी प्रमुख रसों को अलग अलग नाम लेकर उल्लेख किया है। यह वस्तुतः रासों की व्याख्या है। रासो या रासो शब्द का तरह तरह से अर्थ करते समय चंद द्वारा संकेतित अर्थ ही सहज सामने आता है। वीर गाथा नामकरण के गाथा में शब्द में रासों के इस रस कथा पक्ष का संवेदनात्मक स्तर पर सीधा संबंध जुड़ता है। उस समय प्रचलित कोरे चरित्र काव्यों अथवा ऐतिहासिक वृत्तों से ऐसी रचनाओं का अलगाव दिखाने के लिए उन्हें रासों